स्टूडेंट्स, आज हम नागरिक शास्त्र यानी कि हमारी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। इसका फर्स्ट अध्याय करेंगे, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। देखो, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इनके बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ बनाएंगे और यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने को न्यूनतम विशेषताओं का चिन्हित करना होता है। तो इस अध्याय को पढ़ने में हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं और न्यूनतम लक्ष्य क्या है लोकतंत्र के, उसके हमारी भीतर जो इसकी बड़ी परिभाषा उसमें आएंगे। तो एक सरल भाषा में हम बात करते हैं कि लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल भाषा की शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है और यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। जैसे म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे जो चिले के अंदर है, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया जाता है। लेकिन हम रिबियांग स्कूल से घर आई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में के कथनों का अध्ययन किया, उसको जाना और उसने निम्नलिखित बातें लिखी। एक तो है जो लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना और उनके मुंह से उनकी इच्छा को सुनने के बाद व्यक्तियों को की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। इसलिए अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सी सरकार हम पर शासन करे और लोकतंत्र की सारी बुराइयों को अधिक और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। देखो, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसलिए अनेक सवाल उठते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के बारे में उनके किन अधिकारों का चुनाव हुआ आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारों भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी होता है। क्या लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था भी को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। हम इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद की कवांगुओ रेमिन दाई क्या वो दाओई यानी कि राष्ट्रीय जन संसद जिसको कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली और सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी बनाती थी। लेकिन 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की पार्टी की ही जीत होती रही और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे परंतु कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में चुनाव जीत हासिल करने के लिए PRI को ख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना जरूरी था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को माँ बाप से PRI के लिए वोट डालने को लिए कहते हैं। मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाजी करती थी। तो कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था जिसमें अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर भी काफ़ी पैसा खर्च करती थी।
अब बाद में एक समस्या आई कि एक व्यक्ति को एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के लिए नियम बना रखे थे, कुछ समय से इस तरह से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासी अपना वोट डाल सकते। भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट उनसे ज़्यादा थे। फिर है कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जनू पीएफ दल का राज था, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के लिए बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को भी कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति को आलोचना के अधिकार को भी सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसके जजों को भी दबाव डाला और 2017 में मुगाबे पर राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। परिभाषाओं का सारांश। देखो, हमने लोकतंत्र की कई सरल परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लेकिन हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके से लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को बताया है। अगर हम लोकतंत्र के खिलाफ चलें तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है, अधिकांश तर्क सामने है। सबसे पहले लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करना और फिर चर्चा करनी पड़ती है और हर बार फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसलिए चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है और सामान्य लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें इस चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। फिर है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 1961 के दौरान जब अकाल पड़ा था, तो विश्व इतिहास का इस बात का सबसे ज्ञात प्रूफ है कि वो अकाल बहुत भयानक था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से काफ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता, तो सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। वे कहते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता और उन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और हम इनमें सुधार करने भी गुंजाइश है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जाए। लोकतंत्र सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। जहाँ लोकतंत्र सरकार नहीं है वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ देखें तो देखो, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासक के एक स्वरूप के तौर पर और लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों को पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। अगर हम इसकी बृहत्तर परिभाषा देखें तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता, और अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक
पास हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, योग्यता नहीं है और कौशल नहीं है। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र और अलोकतंत्र सरकारों में अंतर करने में मदद करती है। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतंत्र है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं और मेरे विचार से उतना ही महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी का। और मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक को पसंद करूंगी जो लोकतंत्री मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र की बात कहेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले लेने के लिए उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतंत्री फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। और इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार बार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को अपने लिए उसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्शों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखेंगे तो लगेगा दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी बार बार हमें ये याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतंत्र व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जो लोकतंत्री है जो अन्य शासन व्यवस्थाओं से हमें अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। अधिकांश गैर लोकतंत्री सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतंत्री राजनीति पर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो आज आप इस लेसन को अच्छे से समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर अपने फिर नोटबुक में राइट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। ओके।